हमारा टॉपिक है वह इतिहास विषय पर आधारित है, जिसमें इतिहास से संबंधित जो दूसरा भाग कल का था उससे आगे के प्रश्नों को हम हल करते हैं। पहला प्रश्न है, वैष्णव संत वल्लभाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से था? ऑप्शन है रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय या फिर कुमार संप्रदाय। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है रुद्र संप्रदाय। जो वल्लभाचार्य का जो संबंध है वो रुद्र संप्रदाय से है। ठीक है, रुद्र संप्रदाय से वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा के संत वल्लभाचार्य का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। इनका दर्शन जो है वो शुद्ध अद्वैतवाद है और ये रुद्र संप्रदाय से संबंधित थे। इनकी पत्नी का नाम जो था वो लक्ष्मी था। अगला प्रश्न है, सूफी संत बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? ऑप्शन है चिश्ती, सुहरावर्दी, नक्शबंदी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है कि शेख बहाउद्दीन जकरिया जो हैं वो आपके सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। सुहरावर्दी हैं, जो शेख बहाउद्दीन जकरिया हैं, इनका जन्म मुल्तान में हुआ था और इन्होंने मुल्तान को ही अपनी शिक्षा का केंद्र बनाया। और इल्तुतमिश ने बहाउद्दीन जकरिया को शेख उल इस्लाम की उपाधि दी। शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, ताताचार्य जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे, इनका संबंध किस शख्स से है? देवराज द्वितीय, सदाशिवराव, अच्युत राय या फिर वेंकट द्वितीय। जो इसका सही जो आंसर है कि वेंकट द्वितीय, डी ऑप्शन इसका जो है वो आपका सही है, क्योंकि वेंकट द्वितीय जो है वो अरविड़ वंश का शासक था। इसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया था और ताताचार्य नामक प्रसिद्ध दार्शनिक और मातला अनंत जो हैं वो वेंकट द्वितीय के दरबार में ही निवास करते थे। अगला प्रश्न है, विजयनगर के शासकों में किसने राजव्यास की उपाधि धारण की? हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय या फिर देवराय द्वितीय। जिसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय जो है वो बुक्का प्रथम की मृत्यु के बाद संगम वंश की तरफ से सिंहासन पर बैठा था और इसने राजाधिराज, राज परमेश्वर, महाराजाधिराज और राजव्यास जैसी उपाधियां ली। हरिहर द्वितीय जो था वो विरूपाक्ष का उपासक था। अगला प्रश्न है, कुतुब शाही वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन था? धोखर, मसूलीपट्टनम, देवल या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम जो है वो कुतुब शाही वंश का प्रमुख बंदरगाह था। अगला प्रश्न है, जयमल और फत्ता नामक वीर योद्धाओं का संबंध किस स्थान से था? मेवाड़, बुंदेलखंड, गोंडवाना या फिर रणथंभौर। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, मेवाड़। अकबर के समय मेवाड़ में सिसोदिया वंश का शासक था और अकबर ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया तो उस समय राणा उदय सिंह के दो सरदार जयमल और फत्ता पर ही दुर्ग की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी और दोनों जो थे अपने समय के बहुत ही वीर योद्धा थे। अगला प्रश्न है, बंगाल में स्थित दाखिल दरवाजा निम्नलिखित में से किसने बनवाया था? अहमद शाह, यूसुफ शाह, बारबक शाह या फिर महमूद शाह। इसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, बारबक शाह। बंगाल के इलियास शाही, बंगाल में एक वंश था जिसका नाम था इलियास शाही। शासकों में रुकनुद्दीन, बारबक शाह और बारबक शाह बंगाल का इलियास शासक था। उसने दाखिल दरवाजे का निर्माण करवाया था और पर्सी ब्राउन ने ही, एक लेखक हैं जिनका नाम है पर्सी ब्राउन ने दाखिल दरवाजा को हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला की सर्वश्रेष्ठ रचना कही थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जगत भूषण की उपाधि प्रदान की गई है? सैफुद्दीन फिरोज, अलाउद्दीन फिरोज शाह, नुसरत शाह या फिर हुसैन शाह। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, हुसैन शाह।
हुसैन शाह एक विद्वान शासक था। वह हिंदू मुस्लिम जनता के साथ समान व्यवहार करता था। हिंदुओं ने उसे कृष्ण का अवतार, नृपत तिलक, जगत भूषण आदि की उपाधि प्रदान की थी। और जो हुसैन शाह है वह वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था। अगला प्रश्न है, कश्मीरी शासक जैनुलब्दीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे कश्मीर का अकबर कहते हैं। इसने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया और कुतुब नाम से अरबी में कविताएं लिखता था और मुल्ला अहमद को महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया था। कौन सा कथन सत्य है? 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4 या फिर 1 3 4? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है 1 2 4, क्योंकि जैनुल आबदीन जो है एक महान शासक था। इसने सती प्रथा को फिर से शुरू करने की रोक लगाई थी और कुतुब नाम से फारसी में कविताएं लिखता था। या अरबी में कविताएं नहीं लिखता था, या फारसी में कविताएं लिखता था, और इसकी नीतियों के कारण ही इसे कश्मीर का अकबर कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने इथियोपियाई एवं तुर्की दासियों के युक्त एक अंग सेना गठित की थी? हुसैन शाह, गियास शाह, दिलावर खां या फिर जफर खां? इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, गियास शाह। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना गियास शाह के पिता महमूद खिलजी ने की थी, लेकिन गियास शाह अपने पिता की तरह साम्राज्यवादी विस्तारवादी सोच का ना होकर धर्मपरायण था। इसके चरित्र में बहुत ही अंतर्विरोध है। इसके महल में 10,000 से अधिक दासियां थी। इसी ने इथियोपियाई और तुर्की दासियों से युक्त एक अंगरक्षक सेना का गठन किया था और इसने जैनों को भी, जैन धर्म के मानने वालों को भी अपने शासन में जगह दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बहादुर शाह प्रथम, साहेब खबर, जहांदार शाह लंपट मूर्ख, मोहम्मद शाह रंगीला और शाह आलम द्वितीय घृणित कायर? जो इसका कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, क्योंकि शाह आलम द्वितीय को घृणित कायर नहीं कहते हैं। घृणित कायर जो है वो जहांदार शाह को कहा जाता है। जहांदार शाह को कहा जाता है। जहांदार शाह का शासनकाल जो है वो 1712 से लेकर 1713 तक रहा है। अगला प्रश्न है, आमेर के राजा जय सिंह द्वारा आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशाला निम्न में से किस स्थान पर नहीं बनवाई गई थी? अजमेर, जयपुर, दिल्ली या फिर उज्जैन? इसका जो सही आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, अजमेर। अजमेर में वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था। आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई की उपाधि जो है वो जहांदार शाह ने दी थी और यह एक कुशल शासक होने के साथ साथ महान विधिवेत्ता, खगोल शास्त्री, नगर नियोजक, नगर संस्थापक और वैज्ञानिक था। इसने मथुरा, उज्जैन, जयपुर और दिल्ली में आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशालाओं का निर्माण कराया था। इसी ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए और इसने जिज मोहम्मद शाही ग्रंथ की रचना की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टीपू सुल्तान के बारे में सत्य नहीं है? कि इसने अपने नाम से सिक्के चलवाए, जर्मनी और मैसूर मैत्री की प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, नौसेना बोर्ड का गठन किया और सुल्तान की उपाधि धारण की? तो कौन सा सत्य नहीं है? तो सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है वो जर्मन और मैसूर नहीं बल्कि फ्रांसीसी और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का क्लब लगवाया था और इसी ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। और साम्राज्यवादी लेखकों ने टीपू को सीधा साधा दैत्य कहा था। अगला प्रश्न, नानक शाही सिक्के किसने चलवाए थे? बंदा बहादुर, जस्सा सिंह, रणजीत सिंह या फिर नवाब कपूर ने? इसका सही जो आंसर है वो आपका है रणजीत सिंह ने। अगला प्रश्न है, किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया? ऑप्शन है
अल्बुकर्क, जोवा डी कैस्ट्रो, नीनो डी कुन्हा या फिर फ्रांसीसी डी अल्मीडा। जो इसका सही आंसर है वो है आपका नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा ने ही कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाई थी 1530 में, और नीनो डी कुन्हा जो है वो 1529 में पुर्तगाली वायसराय बन के भारत आया था। फ्रांस जो अल्बुकर्क है इनको पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और अल्बुकर्क ने अपनी सेना में भारतीयों को भी भर्ती की थी। ठीक है, और भारत में फ्रांसीसी डी अल्मीडा था, पहला पुर्तगाली वायसराय था जो भारत आया था। अगला प्रश्न है, डचों ने भारत में अपने पहले कारखाने की स्थापना कहाँ की? मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत या फिर कोचीन। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए मसूलीपट्टनम। डचों ने पहली जो फैक्ट्री है वो उसने मसूलीपट्टनम में स्थापित की, और 1600 यह फैक्ट्री जो है उन्होंने 1605 में स्थापित की थी। ठीक है, और 1610 में पुलिकट, 1616 में सूरत और 1645 में कराईकल और 1663 में कोचीन में कारखाने खोले गए। डचों द्वारा ही भारत से नील, सोरा और सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब और जागीर प्रदान की थी? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब। मतलब किस मुगल शासक ने अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब और जागीर प्रदान की? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब। इसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, जहांगीर। कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1608 में भारत आया और मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने के लिए आगरा गया। इसकी मुलाकात जो है आगरा में हुई, और आगरा में बसने और 400 का मनसब जो है वो जहांगीर ने प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? रिजविक की संधि, एक्सला-सैपल की संधि, मंगलौर की संधि या फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि। इसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, एक्सला-सैपल की संधि। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति 1748 में एक्सला-सैपल की संधि से हुई। इस समय यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के लिए लड़ा जा रहा था, जो इस संधि से समाप्त हो गया। भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण अंग्रेज कैप्टन बर्नट ने कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया, और इस संधि से मद्रास जो है वो पुनः अंग्रेजों को मिल गया। अगला प्रश्न है कि द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, मैकाले या फिर लियो कर्टिस। इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, लियो कर्टिस। द्वैध शासन का जनक लियो कर्टिस को माना जाता है, और द्वैध शासन की शुरुआत 1765 में बंगाल से मानी जाती है। इसके अंतर्गत कंपनी दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति जो है वो कंपनी के पास रहती थी। कंपनी और बंगाल के नवाब दोनों के द्वारा प्रशासन की व्यवस्था को ही बंगाल में द्वैध शासन कहा जाता था, जिसकी विशेषता उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व था। अगला प्रश्न है, किस चार्टर एक्ट के तहत एक विधि आयोग का गठन किया गया था? 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट या 1853 का चार्टर एक्ट। जो इसका सही जो आंसर है इसका सही जो आंसर है वो है 1833 का चार्टर। हो गया कि पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1772, 1774, 1872 या फिर 1874। जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका
बी ऑप्शन। क्योंकि पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे और 3 अपर न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी या ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करने के लिए लाए थे। इसके तहत मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, जिसका नियंत्रण गवर्नर जनरल के पास था। गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य होते थे। अगला प्रश्न है, किस चार्टर एक्ट के तहत एक विधि आयोग का गठन किया गया? 1793, 1813, 1833 या फिर 1853? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारतीय कानूनों को संचित लिपिबद्ध और सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया। सर्वप्रथम लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया। केवल सपरिषद गवर्नर जनरल को ही भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। 1833 के अधिनियम के द्वारा ही ईस्ट इंडिया कंपनी के चीन से व्यापार तथा चाय संबंधी व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और इसी 1833 के अधिनियम के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर जनरल को अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अगला प्रश्न है, पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में किसने कहा था कि हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा? ऑप्शन है रैमजे मैकडोनाल्ड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मॉन्टेग्यू या लॉर्ड मिंटो। इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, लॉर्ड मिंटो। 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। इस संबंध में लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड माल्य को कहा था कि हम नाक के दांत बो रहे हैं, इसके फल भीषण होंगे। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी? 1909, 1919, 1935 या फिर 1947? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है 1935। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारत पर संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस संघ को ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा कुछ भारतीय राष्ट्र संघ में शामिल होना चाहती थी मिलकर बनाया गया था। 1935 के अधिनियम के द्वारा ही प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लागू किया और इसी के द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित नहीं है? सती प्रथा की समाप्ति, ठगी प्रथा की समाप्ति, नरबलि प्रथा का अंत और व्यक्तिगत सिद्धांत की शुरुआत। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, व्यक्तिगत सिद्धांत की शुरुआत। क्योंकि व्यक्तिगत सिद्धांत की शुरुआत क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इनका कार्यकाल जो है वो 1828 से लेकर 1833 तक था। बेंटिक ने 1929 में सती प्रथा, 1830 में ठगी प्रथा तथा नरबलि प्रथा का अंत किया। व्यक्तिगत सिद्धांत जो है इसकी शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेलिंगटन या फिर लॉर्ड लेंथगो? साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी, लॉर्ड इरविन। क्योंकि साइमन कमीशन का आगमन जो है वो 1928 में हुआ था और उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1919 के अधिनियम के व्यवहारिकता की जांच करने के लिए की गई थी, लेकिन इस आयोग में एक भी भारतीय न होने के कारण इसका भारत में काफ़ी विरोध हुआ। इसी विरोध प्रदर्शन में पुलिस की लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय के घायल होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि 1813 में भारत के व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। दूसरा है, कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया और कार्ल मार्क्स ने कहा था कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी है। इनमें कौन सा कथन जो है वो सत्य है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1, 2, 3? तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका
1 और 2। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा ही ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, चाय और चीन को छोड़कर। ब्रिटिश कारखानों में कच्चे माल की बढ़ती मांग को देखते हुए भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया और इस प्रकार जो है वो 1 और 2 कथन सही है, लेकिन कथन 3 में कहा गया है कि यह जो वाक्य है वह वाक्य जो है वो कार्ल मार्क्स का नहीं है, जबकि यह विलियम बेंटिक का है। यह कथन जो है वो विलियम बेंटिक का है। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे बनाया गया? स्थायी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे बनाया गया? जमींदार, किसान, संपूर्ण गांव या फिर गवर्नर? जिसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, जमींदार। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाई गई थी और ये लाई गई थी 1793 में। इसके अंतर्गत भूमि का स्वामी जमींदार को बनाया गया और कंपनी की आय को निश्चित कर दिया गया। जमींदार का कार्य किसानों से लगान वसूली करके अपना हिस्सा रख के शेष हिस्सा एक तय तिथि से पूर्व कंपनी के पास पहुंचा देना था। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? टॉमस मुनरो, कैप्टन रीड, दोनों या दोनों नहीं? इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दोनों। कि रैयत व्यवस्था का जन्मदाता जो है वो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड दोनों को माना जाता है। सर्वप्रथम 1792 में कैप्टन रीड ने इसे बारामहल जिले में लागू किया और 1820 में मद्रास में इसे लागू किया और इस व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसानों को मान लिया गया था। अगला प्रश्न है, तिनकठिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को जमीन के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? ऑप्शन है 1/3, 2/3, 3/20 या 1/20। जिसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, 2/3। तिनकठिया प्रथा के अंतर्गत अंग्रेज बगान मालिकों ने अनुबंध करके किसानों की जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया। यह व्यवस्था मुख्य रूप से बिहार के चंपारण क्षेत्र में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त या फिर राजेंद्र प्रसाद? इसका सही जो आंसर है वो है आपका दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं और इसी पुस्तक में उन्होंने भारत से ब्रिटेन के लिए धन के निष्कासन का सिद्धांत किया था। जबकि रमेश चंद्र दत्त ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया रमेश दत्त या रमेश चंद्र दत्त की है और पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक है वो दादा भाई नौरोजी की है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के कारणों में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल था? वेलेजली की व्यक्तिगत नीति, वेलेजली की सहायक नीति, डलहौजी की व्यक्तिगत नीति, वेलेजली की सहायक संधि या फिर ब्लैक होल ट्रेजेडी? कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1, 2, 3? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1 और 2। कि तीसरा जो है वो प्लासी के युद्ध से जुड़ी हुई घटना है, ठीक है, और बाकी जो हैं वो 1857 की क्रांति का एक कारण होते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया? नाना साहब, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, खान बहादुर खान? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, नाना साहब। लखनऊ में 1857 की क्रांति में लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? वो सही आंसर है सी ऑप्शन, बेगम हजरत महल। जबकि कुंवर सिंह ने बिहार के आरा में किया, नाना साहब ने कानपुर में किया, खान बहादुर खान ने रुहेलखंड क्षेत्र में किया। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति को निम्नलिखित में से किसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? एल.आर. रीच, आउटम और टेलर, पर्सिवल स्पीयर या फिर टी.आर. होम्स? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है आउटम टेलर। 1857 के विद्रोह की प्रकृति के संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार दिए हैं। जेम्स आउटम टेलर ने इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा, एल.आर. रीच ने इसे धर्म युद्ध कहा,
टी.आर. होम्स ने इसे सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध कहा। अगला प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसका मुख्य प्रभाव क्षेत्र बंगाल था। हिंदू मुस्लिम एकता इस विद्रोह की प्रमुख विशेषता थी और आनंद मठ नामक पुस्तक इसी विद्रोह से संबंधित है। कौन सा कथन जो है वो सत्य है? 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 या फिर 1, 2, 3? जिसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन कहाँ हुआ? बंगाल, पंजाब, मणिपुर और अवध। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन। पंजाब। कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था और इसका नेतृत्व करता जो हैं वो हैं भगत जवाहरलाल और राम सिंह कूका। राम सिंह कूका। अगला प्रश्न है, मुंडा विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? सिद्धू, कान्हू, बिरसा या फिर भैरव? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बिरसा मुंडा। इसके जो हैं वो नेतृत्व करता थे। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। यह विद्रोह वर्तमान में झारखंड के रांची के आसपास के क्षेत्र में हुआ था और विद्रोह का प्रमुख कारण मुंडा लोगों की परंपरागत खेती की व्यवस्था खूंट कुंटी, एक जो उनकी परंपरागत खेती थी जिसका नाम था खूंट कट्टी में अंग्रेजों का हस्तक्षेप था। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि उदंत मार्टन भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र था। दूसरा है, इस पत्र का प्रकाशन जुगल किशोर ने किया था। तीसरा है, इसका प्रकाशन नागपुर से होता था। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1, 2, 3? जिसका सही जो आंसर है वो है आपका 1 और 2, क्योंकि इसका प्रकाशन नागपुर से नहीं बल्कि इसका प्रकाशन जो है वो कोलकाता से होता था। प्रकाशन कोलकाता से होता था। अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, चार्ल्स मेटकाफ या फिर लॉर्ड मेयो? इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, लॉर्ड लिटन। बी ऑप्शन, लॉर्ड लिटन। भारत में स्थानीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्रों के प्रतिबंध के लिए द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था और 1882 में लॉर्ड रिपन ने यह कानून वापस लिया गया था और चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? मैकाले, वेलेजली, कार्नवालिस और रिपन? इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन कि लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम की कॉलेज जो है वो 1800 में की थी। इसका उद्देश्य कंपनी में असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए इसकी व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान चर्चित वुड डिस्पैच में शामिल नहीं है? ऑप्शन है महिला शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम, अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति और डी है इलाहाबाद, पटना और बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, इलाहाबाद, पटना और बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वह सही नहीं है। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विरोध में किस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? 6 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905, 7 अगस्त 1905? इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर है आपका बी ऑप्शन, 16 अक्टूबर 1905, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की
और 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक प्रदर्शन किया गया तथा स्वदेशी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के प्रभावी होने पर रक्षाबंधन दिवस मनाया गया और 16 अक्टूबर 1905 को ही बंगाल विभाजन विभेद लागू हुआ, इसीलिए यह शोक दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कांग्रेस के समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? जॉर्ज यूले, विलियम डिग्बी, ए.ओ. ह्यूम या फिर साइमन कॉलिन? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है विलियम डिग्बी। बी ऑप्शन। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 16 जुलाई 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र भी निकाला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1888 में संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का निर्माण किया? आर.एन. मुधोलकर, अबुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद खां और W.C. बनर्जी? जिसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन। 1888 में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का निर्माण किया। इस सभा का उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। अगला प्रश्न है कि 1996 में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है कांग्रेस अधिवेशन और उनके अध्यक्ष। कानपुर 1925 सरोजिनी नायडू, बेलगांव 1924 मोतीलाल नेहरू, कराची 1931 वल्लभ भाई पटेल और हरिपुर 1938 सुभाष चंद्र बोस? जिसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, क्योंकि बेलगांव 1924 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है मोतीलाल नेहरू ने ना कर महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी ने केवल यही एक ऐसा कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता की थी। आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता गर्मपंथी नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, मदन पाल, उधम सिंह या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? इसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है वो पूर्णतया सही है, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो नरमपंथी नेता थे। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न।